अध्याय 238 दासों की स्थिति। जेना ने अभी अभी संगठन से एक भविष्यवक्ता को बुलाया था और उससे इस बात पर नजर डाली थी कि आखिर किस चीज ने ओलिवर के लिए मिशन को इतना आसान बना दिया। एक भविष्यवक्ता बेहद खास होता था, जिसे महान दैवज्ञ का आशीर्वाद प्राप्त था, और वह भविष्य को देखने, अतीत में गहराई तक जाने या अपनी क्षमताओं से वर्तमान को प्रभावित करने में सक्षम था। उनके सर्वोत्तम कौशलों में से एक था किसी चीज को खोजना या उसका पता लगाना। किसी दैवज्ञ की शक्ति से अपने निशानों को पूरी तरह से छुपाना लगभग असंभव था जब तक कि आपके भाग्य को बचाने वाले किसी अन्य दैवज्ञ द्वारा संरक्षित न किया जाए। पाउला एक विशेषज्ञ भविष्यवक्ता थी और जेना की करीबी दोस्तों में से एक थी। वह आसानी से पता लगा सकती थी कि उस स्थान पर क्या हुआ था या मिशन के उद्देश्य को प्रकट कर सकती थी। जेना ने सटीक घटनाओं का विवरण मांगने से परहेज किया, क्योंकि इससे ओलिवर की गोपनीयता भंग हो सकती थी और उसे ऐसी रणनीति का सहारा लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह केवल रैंक मिशन के बारे में जानना चाहती थी और उसे जल्द ही विवरण प्राप्त हो गया। एक चिमेरा अंडा, डाक कीमियागर शामिल थे। रिपोर्ट पढ़ते ही उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने महसूस किया कि यह मामला बहुत आसान नहीं था, खासकर एक नौसिखिए ओझा के लिए। रैंक मिशनों के बीच भी यह विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण था। संगठन ने ओलिवर को ये जिम्मेदारी सौंपते समय उसकी प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि और मिस्टिक पर्च कबीले पर अवश्य विचार किया होगा। लेकिन पाउला के निष्कर्षों के अनुसार काइमेरा अंडे को एक विशेष अवरोधक तकनीक द्वारा छुपाया गया था जिसने इसे नग्न आंखों से छुपाया था। रैन के ओझा के लिए इसे देख पाना असंभव होना चाहिए था। क्या उसने किसी कलाकृति का उपयोग किया? या हो सकता है मिस्टिक पर्च वंशावली के लिए कुछ अनोखा? उसने सोचा। उसका मन संभावनाओं से दौड़ रहा था। एक कल्पना, संभवतः रैंक 2 या रैंक 3 को ओलिवर ने ऐसे ही हरा दिया था। इस पर विश्वास करना कठिन था। उसके तरीकों के बारे में उसकी जिज्ञासा प्रबल थी, लेकिन उसने इसे दबा दिया। अपने अधीनस्थों की जासूसी करने से उनके नेता के रूप में उनकी गरिमा कम हो जाएगी। उसने अपना माथा दबाया। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। ओलिवर, वह छोटा बच्चा, वह मुझे आश्चर्यचकित करना कभी नहीं भूलता। रहस्यों से भरा एक लड़का। हाँ हाँ हाँ। वह धीरे से मुस्कुराए। उसकी आंखें प्रशंसा और साजिश दोनों से चमक रही थीं। घुटनों के बल बैठा आदमी घबराए बिना नहीं रह सका। उसने पहले कभी उसे इस तरह हंसते हुए नहीं सुना था। वह हमेशा शक्ति और अधिकार का भाव प्रदर्शित करती थी, फिर भी वह अब हंस रही थी। उसके बाद क्या हुआ? वह रुकी और नीचे देखने लगी। क्षमा। वह आदमी उसके अचानक पूछे गए सवाल से घबरा गया, लेकिन उसने तुरंत जवाब दिया। उसके बाद वह अचानक खेल के मैदान से बाहर चला गया। ऐसा लग रहा था कि उसे कल्पना का लिंक मिल गया है और वह सीधे अंधेरे कीमियागरों के पीछे चला गया। उसने नज़र ऊपर उठाए और देखा कि जेना की मुस्कान चौड़ी हो गई है, इसलिए उसने आगे बढ़ना जारी रखा। यह एक लापरवाह कदम था, मैं बता सकता हूँ। वह दुश्मनों की ताकत की जांच किए बिना दौड़ पड़ा। जेना ने अपनी मुस्कान बनाए रखी, ये सोचकर कि क्या ये वास्तव में लापरवाह था या एक अच्छी तरह से सोची समझी योजना थी जो उसने पहले से तैयार की थी। फिर वह उस तहखाने में दाखिल हुआ जहां अंधेरे कीमियागर थे। अगर उसे मेरी भनक लग जाती तो मैंने उसका पीछा नहीं किया, लेकिन मैं हाई अलर्ट पर रहा। समय बीतता गया और कोई कार्रवाई का संकेत नहीं मिला, जिसने मुझे ये जांचने के लिए प्रेरित किया कि क्या सब कुछ ठीक है। लेकिन जब मैं तहखाने में दाखिल हुआ, मैंने जो देखा वह एक काला जलता हुआ पन्ना था। और उसने पूछा, और विधर्मी बेहोश पड़े थे। उसने उस आदमी को भूत प्रेत से मुक्त कर दिया था और महिला विधर्मी के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। इससे पहले कि मैं आगे की जांच कर पाता, मुझे कई लोगों की उपस्थिति का एहसास हुआ, सभी ओझागुनी। ऐसा लगता है कि उन्होंने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी, इसलिए मुझे पीछे हटना पड़ा। युवा मास्टर ओलिवर कहीं नहीं मिला। जेना की आंखें सिकुड़ गईं। इस जानकारी को संसाधित करते समय उनमें एक खतरनाक चमक चमक रही थी। दिलचस्प,
एक काला जलता हुआ पन्ना, आप कहते हैं। और वह अचानक गायब हो गया। तो उनके पास एक टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल था। हुआ, वह तीखे भाव से बोली। एक टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल, मिस। फिर युवा मास्टर। निहितार्थ को समझते हुए वह आदमी चुप हो गया। अगर ऐसा मामला है तो निर्देशांक जाने बिना यह नहीं कहा जा सकता कि उसे कहाँ भेजा गया होगा। काफी कठिन स्थिति है, और मैंने अभी पाउला से भी पूछा है। उसने अपना माथा रगड़ते हुए आह भरी। मिस, अगर युवा मास्टर खतरे में हो तो क्या होगा? उसने पूछा, अपनी चिंता छिपाने में असमर्थ। अगर ओलिवर को कुछ हुआ तो जेना को सीधे तौर पर भारी नुकसान होगा। जेना ने सोच समझकर डेस्क थपथपाई। उन्होंने तर्क दिया, आपने जिन परिस्थितियों का वर्णन किया है, उन्हें देखते हुए मुझे इस पर अत्यधिक संदेह है। उन्होंने पहले ही दोनों विधर्मियों को भगा दिया था। संभावना है कि उन्होंने स्वेच्छा से टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल का उपयोग किया था। उसने जानबूझकर इसका इस्तेमाल किया। ये कैसा पागलपन है? वह आदमी चिल्लाया। जेना ने कुछ न कहते हुए शांति से उसकी ओर देखा। उनकी प्रतिक्रिया समझ में आने वाली थी। अज्ञात निर्देशांक के साथ टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल का उपयोग करना मौत को दावत देने के समान था। यहाँ तक कि बड़े बड़े साहसी लोग भी ऐसा जुआ खेलने से झिझकेंगे। वे शायद जानते होंगे कि वे लावा पूल या इससे भी बदतर किसी जगह पर उतर सकते हैं, लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि ओलिवर की इस तरह का जोखिम उठाने की इच्छा उसके साहस और शायद उसकी लापरवाही के बारे में बहुत कुछ कहती है। ओलिवर का ये बहुत ही जोखिम भरा कदम था। ऐसा मौका लेने के पीछे उसका क्या कारण हो सकता है? जेना की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। चाहे कुछ भी हो, मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि वह अभी भी जीवित है। ओलिवर उसके लिए खोने के लिए बहुत मूल्यवान संपत्ति थी। अगर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात आती तो वह अपने व्यापक संसाधन खर्च करती। इस बीच, कृपया मुझे छोड़ दो, महान एल भगवान, करो नहीं। छींटे। खून का फव्वारा फूट पड़ा जब कसाई राक्षस ने खून से सने दांतेदार चाकू से एक दास का सिर काट दिया। मुंह से निकले हुए दांतेदार दांतों और क्रूर, धसी हुई आंखों वाले राक्षस ने पुराने खून और सड़ते मांस के टुकड़ों से सना हुआ एप्रन पहना हुआ था। हर झटके के साथ उसकी मुस्कुराहट चौड़ी होती गई और हवा में गहराते आतंक का स्वाद चखती रही। आह, हम मरने वाले हैं। एक आदमी, जिसकी गर्दन मोटे, जंग लगी कॉलर से दबी हुई थी, बिना सिर की लाश को गिरते हुए देखकर रोने लगा। उसकी आंखें डर से धुंधली हो गईं। गंदे चित्रे पहने हुए, उसने अपने कॉलर को ऐसे पकड़ा जैसे कि यह उसे उसके अपरिहार्य भाग्य से बचा सकता है। उनका आंसुओं से भरा चेहरा और कांपता शरीर उस निराशा को प्रतिबिंबित कर रहा था जिसने भीड़ को जकड़ लिया था। हालांकि उन्होंने लंबे समय तक राक्षसों की क्रूरता को सहन किया था, लेकिन उनकी आसन मौतों की वास्तविकता ने उनके साहस या गर्व के सभी टुकड़ों को तोड़ दिया। मौत अब करीब थी। खून से लथपथ जल्लाद उन्हें एक एक करके उस अंतिम, पीड़ादायक क्षण की ओर खींच रहा था। कहानी खत्म। अलविदा।